93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, मेरे यानी प्रवीण के साथ। सर्दियों की रात थी। पूरे स्टेशन पर इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे थे। कोहरे की चादर चारों ओर बिछी हुई थी और हवाएं किसी पागल भीड़ की तरह चली जा रही थी। ठंड इतनी थी कि शायद ऊनी कपड़े कम पड़ जाएं ठंड से बचने के लिए, लेकिन शिव तो यहीं का था। उसे आदत थी इस ठंड की। शिव बैग को कंधे पर लादे हुए ट्रेन से निकल के स्टेशन के बाहर तक आया। कोई ऑटो, रिक्शा, कुछ भी ऐसी देर रात इतनी सर्दी, इतने कोहरे में दिखाई नहीं दे रही थी। ठंड और सन्नाटे में अचानक दूर से आते एक ऑटो की आवाज सुनाई दी। ऑटो गेट पे खड़े शिव के पास आके रुकी और ऑटो वाले ने आवाज लगाई, किधर जाना है बाबूजी? आओ मैं छोड़ देता हूँ। शिव को पास ही जाना था। वहां का नाम लिया तो ऑटो वाले ने 200 रुपए मांग लिए। दिन के वक्त वहां के लिए किसी भी सवारी गाड़ी से जाओ तो 20 रुपए ही लगने थे। शिव ने जाने से मना कर दिया और ऑटो वाला भी आगे की ओर निकल गया। शिव ने सोचा कि एक ऑटो वाला आया है तो और भी जरूर आएंगे, इंतजार करके देख लेता हूं। और सचमुच थोड़ी ही देर बाद फिर से एक आवाज आई। ऑटो वाले ने रुक के पूछा, किधर जाना है बाबूजी? आओ मैं छोड़ देता हूँ। शिव को थोड़ा सा गुस्सा आया ऐसी बदतमीजी देख के। पहली बार में गया नहीं, इतने पैसे मांगे और अब नाटक कर रहा है जैसे पता ही नहीं कहां जाना है। शिव ने कहा, अभी तो तुमने 200 रुपए मांगे थे 4 किलोमीटर जाने के लिए, यही मनका चौक तक जाना है। ऑटो वाले ने हंस के कहा, अरे बाबूजी जो दिल करे दे देना। शिव ने भी सोचा कि इस ठंड में इतनी रात को इसके बाद ऑटो भी नहीं मिलेगा। ठिठुरने से अच्छा है कि निकल लिया जाए। ऑटो में बैठ के जाते जाते ठंड और सन्नाटे में सिर्फ ऑटो की ही आवाज गूंज रही थी। वैसे तो सिगरेट पीना सेहत के लिए बुरा है, लेकिन ये बुरी आदत शिव को थी। उसने सोचा कि एक सिगरेट जला ली जाए तो शायद सर्दी थोड़ी कम लगेगी। शिव मन ही मन ये सोच रहा था कि ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी गाड़ी में सिगरेट ना पीना। शिव को जैसे अचानक बिजली का झटका लगा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने सुना था। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं सिगरेट जलाने की सोच रहा था? ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी सर्दी बहुत है ना, तो सिगरेट पीना तो नॉर्मल बात है। शिव ने सिगरेट नहीं जलाई। उसने अपनी टोपी उतार के शीशे में एक बार चेहरा देखने को शीशे की तरफ देखा तो उसे जो दिखा वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शीशे में उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय खुद के। शिव ने इधर उधर हाथ भी हिलाया, सर हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कि शिव कुछ कह पाता तभी एक झटके से आवाजें करके ऑटो रुका और वापस शीशे में देखा तो इस बार शिव को आईने में अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। ऑटो वाले ने कहा, अरे बाबूजी ऑटो खराब हो गई, आप 10 मिनट रुको, मैं अभी ठीक करता हूँ इसमें। शिव ऑटो से उतरा
इधर उधर देखा तो शायद 3 फुट के आगे कोहरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे झाड़ियों में सोचा कि बाथरूम हो ले, तो झाड़ियों के पीछे जाते के साथ ही उसे एक आवाज सुनाई दी। लगभग एक ही पल में जैसे आसपास के सारे कुत्ते वहां जमा हो गए और शिव को घेर के भौंकने लगे। शिव मदद के लिए चिल्लाए, उससे पहले उन कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज उसे सुनाई दी। धीरे धीरे कुत्ते करीब आते गए। शिव को अब डर लगने लगा था। क्या करे क्या नहीं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आंख खुली तो देखा एक कमरे में कोने में लेटा पड़ा था। पूरे बदन में बेहद दर्द था। पैरों में घुटनों तक उसके पट्टियां थी और उसके कराहने की आवाज के साथ उसे एक आवाज और आई, उस ऑटो वाले की। ऑटो वाले ने बताया कि जब उसने देखा कि शिव को इतने सारे कुत्तों ने घेर के उस पर हमला कर दिया है और नोच खसोट रहे हैं, तो अकेले उन्हें रोकने की कोशिश करना बेवकूफी थी। उसने ऑटो स्टार्ट किया था और तुरंत कुछ आगे जाकर 4-5 लोगों को अपने साथ लेके आया मदद के लिए और किसी तरह उसने शिव को उन कुत्तों से बचाया। फिर उसकी पट्टियां करवा के उसे अपने ही घर ले आया। शिव को इतना सब सुन के बहुत अच्छा लगा कि दुनिया की भीड़ में इंसानियत आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं। उसने ऑटो वाले को शुक्रिया कह के वहां से जाने की बात कही तो ऑटो वाले ने बताया कि डॉक्टर साहब ने आपको 24 घंटे आराम करने के लिए कहा है, एकदम बेड रेस्ट, और होश आते ही उन्हें बताने को भी कहा था। तो मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वो आ जाए, जाने को कह दे तो आप यहां से चले जाइएगा। कुछ 5 ही मिनट के बाद एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने शिव का चेकअप किया और कहा 24 घंटे बिल्कुल आराम की जरूरत है आपको, और ये 24 घंटे बिस्तर से उठने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद ऑटो वाले ने शिव के लिए खाना बना दिया और बिस्तर के पास ही टेबल पे रखकर अपने काम पे निकल गया। कुछ देर के बाद शिव ने सोचा कि कुछ खा लूं। वो उठा और निवाला मुंह में दे इससे पहले उसकी नजर अंदर वाले कमरे की दीवार पे गई। उस दीवार पर उस ऑटो वाले की तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर पे एक माला चढ़ी थी। शिव सब कुछ भूल के तुरंत बिस्तर से नीचे कूदा और पैरों में चोट लगी होने के कारण रेंगते हुए दरवाजे तक गया। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला तो देखा ऑटो वाला मुस्कुराता हुआ बाहर ही खड़ा था। उसने शिव से कहा, ना 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 ना, 24 घंटे बिस्तर से हिलना ना है, आराम करना है। चलिए लेट जाइए बाबूजी, आराम कीजिए 24 घंटे। और वापस घसीटते हुए शिव को बिस्तर तक ले गया और उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि शिव वहां से भाग न पाए। शिव चीखता चिल्लाता रहा पर उस ऑटो ड्राइवर ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ पैर बांधने के बाद सामने के दरवाजे से होते हुए बाहर की ओर निकल गया।
शिव कुछ देख पाया तो अपनी आंखों के सामने बस वो बंद होते हुए दरवाजे को और शायद अपने बच पाने के अरमानों को। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे, मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शिव मदद को चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शायद चीखते चिल्लाते हुए अचानक बिस्तर के नीचे से उसने एक आवाज सुनी। शिव और भी जोर से चिल्लाया, कौन है? मेरी मदद करो, निकालो ना मुझे यहाँ से। एक आदमी बिस्तर के नीचे से निकला और उसने कहा, बस 16 घंटे और बचे हैं। शिव दोबारा चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरी मदद कर दो ना प्लीज, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो प्लीज। वो आदमी वापस बिस्तर के नीचे चला गया और एक आवाज सामने की दीवार पर हुई। उधर देखा तो दीवार पे लिखा था, तुमसे पहले वाला, तुमसे पहले वाला, तुमसे पहले वाला। शिव चीखता चिल्लाता जा रहा था, लेकिन वो एक जो सुनने वाला था शायद अब वो भी वहां नहीं था। शिव आखिरकार थक के बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर सब कुछ खुले थे। यही एक मौका था जिंदा रह पाने का। शिव तुरंत उठ के बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजे को खोलते ही उसने देखा ऑटो वाला सामने दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। शिव बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वापस अंदर भागा और अंदर आते ही वो पलटा तो देखा ऑटो वाला दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। और उसके बाद उसके अंदर घुसते के साथ ही दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। और बंद होते होते उस दरवाजे ने एक बहुत जोर की आवाज की। इस आवाज से चौंक के जैसे ही शिव अपनी बेहोशी से जागा, तो देखा उसके हाथ पैर उसी बिस्तर से जंजीरों से बंधे हुए थे। और एक बार फिर बिस्तर के नीचे से वही आदमी निकला और कहा, बस 3 घंटे और बचे हैं, 3 घंटे। और शिव का चिल्लाना एक बार फिर शुरू हुआ, तुम हो कौन? मुझे निकालते क्यों नहीं यहाँ से? प्लीज बचाओ मुझे। कौन हो तुम? मुझे बचाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार फिर दीवार पे लिखने की वही आवाज हुई और देखा तो इस बार लिखा था, 3 घंटे के बाद दर्द खत्म। शिव रो रहा था, चिल्ला रहा था और उसी बीच सामने का दरवाजा खुला। वही ऑटो वाला कमरे में आया और बिस्तर के पास लगी कुर्सी पर बैठा।
कहते हैं कि मौत सामने हो तो कोई भी घुटने टेक ही देता है। शिव ने भी खुद को नहीं रोका, शायद जान बच जाए, यही सोच के उसने कहा, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? जाने दो ना मुझे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? मुझे जाने दो ना प्लीज। मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। सब कुछ सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या नुकसान किया था? मेरी तो एक्सीडेंट में गलती भी ना थी, फिर भी भीड़ ने मार मार के मार ही डाला मैंने। तू भी तो था उस भीड़ में, उस दिन तो बड़े गुस्से में था। आज गुस्सा ना रहा बाबूजी, सब मरेंगे, मरेंगे सब, एक एक करके। शिव बिस्तर से बंधा हुआ था, हिलडुल नहीं सकता था, लेकिन अभी भी दर्द, डर, परेशानी और पागलपन महसूस कर सकता था। लेटे लेटे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास है और बंधे हुए उसके दाएं हाथ को पकड़ा हुआ है किसी ने। शिव ने मुड़ के अपना हाथ देखा तो जैसे किसी ने गर्म चाकू चलाया हो। उसकी कलाई कटी और एक खून का फव्वारा सा निकला। शिव दर्द और डर से इतनी जोर से चीखा कि किसी के भी कान सुन्न पड़ जाए। उसका रोना अगले 10 ही सेकंड में बंद हुआ जब उसके बाएं हाथ को किसी ने पकड़ा और शिव की आंखों में डर जैसे नाच रहा था। उसका रोना, किड़किड़ाना अब भीख मांगने में बदल गया था। मुझे मत मारो, ऐसे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन शिव के सुनने वाला शायद कोई बचा ही नहीं था इस दुनिया में। बाईं कलाई भी वैसे ही कटी जैसे दाईं कलाई कटी थी और दोनों कलाइयों से निकलते खून के फव्वारे में खून के छींटे ऐसे उसके चेहरे पे पड़ रहे थे जैसे बरसात के छींटे खुली खिड़की से आते हैं। जितना ज्यादा वो तड़पता, छटपटाता, उतनी जल्दी खून निकलने से मौत होती। शिव ने हार मान ली थी। आंखें अपनी बंद करके चुपचाप बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि तभी एक आवाज और आई। ज्यादा देर नहीं, बस आधे घंटे और। कुछ देर बिस्तर पर ऐसे ही पड़े रहने के बाद फिर से पलंग के नीचे से वही आदमी निकला और उसने कहा, सिर्फ 10 मिनट और। आंख खोल के उसने सामने देखा तो दीवार पे लिखा था वेलकम और कलाइयों से खून का बहना अब धीमा हो गया था। सचमुच शायद कुछ ही मिनटों के बाद सब खत्म हो जाना था। शिव ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो पाया कि दोनों हाथ अब बंधे हुए नहीं थे। ऐसा लगा जैसे किसी लाश में वापस जान आ गई हो। वो तुरंत उठ के बाहर भागा।
दरवाजे के बाहर निकल के देखा तो दोबारा रात का माहौल, घना कोहरा, ठंड और सर्द हवाएं। शिव वहां अपनी बची खुची ताकत से भागता रहा और कुछ दूर भागते के साथ ही एक आवाज आने लगी। पीछे से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था। शिव उसे देखकर और तेज भागने लगा। ऑटो पास आता गया और शिव एक चौराहे के करीब पहुंचा। जब ऑटो बिल्कुल शिव के साथ साथ अपनी स्पीड कम करके चलने लगा, ऑटो में देखा तो वही ऑटो वाला ऑटो चला रहा था। ऑटो के अंदर एक डॉक्टर बैठा था और साथ में वही आदमी जो बिस्तर के नीचे से बार बार निकल रहा था। इस वक्त तीनों शिव को देखकर मुस्कुरा रहे थे और ऑटो वाले ने कहा, ओ बाबूजी, पहुंच गए ना एकदम सही जगह पे। इतना कह के ऑटो की स्पीड कम हुई और भागता हुआ शिव थोड़ा आगे निकला। बचने की उम्मीद थी उसे अभी भी शायद, लेकिन तभी वही ऑटो अचानक तेजी से आया और एक जोरदार टक्कर मार के उसके ऊपर से निकल गया। दो दिन के बाद वैसे ही रात का समा था, वैसी ही ठंड, कोहरा और हवाएं थी और स्टेशन पे खड़ा था एक और लड़का। तभी एक ऑटो आकर रुका। अंदर हाथ पैरों में पट्टियां बांधे एक आदमी ड्राइवर के साथ बैठा था और पीछे वाली सीट पर मुस्कुराते हुए दो लोग बैठे थे कि तभी ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी, एक सवारी की जगह खाली है, आओ बैठो, छोड़ देता हूँ सही जगह पे। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।